हाय हेलो हाउ आर यू ऑल। क्या हाल है भाई सभी लोगों के। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो हम लोग अभी क्लास ट्वेल्थ की जो केमिस्ट्री की किताब है, कौन सी वाली, ठीक है, कौन सी वाली, NCERT वाली, ठीक है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों का, और ये पार्ट है कौन सा, पार्ट 3। चैप्टर कौन सा चल रहा है, चैप्टर 3, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके बारे में हम लोगों ने 1 और 2 पार्ट भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो जो लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऐसा करो, पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या करो, देख के आओ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, 30-40 मिनट कैसे हैं, तो 1-1.5 घंटे देख लो, उसके बाद ये पार्ट 3 पे आइए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें कुछ चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है कहाँ तक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे कि ये कोई वायर होता है ना, वायर या फिर कंडक्टर हो गया, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यदि ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक यूनिट डायरेक्शन में, है ना, किसी एक सीधे डायरेक्शन में मोशन करने लगे, तो हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है, जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या है कि करंट फ्लो करने लगती है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो जैसे कोई कंडक्टर में कंडक्टेंस होता है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकता है, उसकी कैपेसिटी होती है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में भी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। ऐसे समझिए कि यदि आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने कुछ इलेक्ट्रोलाइट को मिला दिया। इलेक्ट्रोलाइट माने कि मान लीजिए कि जैसे Na+ और Cl- को ही आपने यहाँ पे क्या करा है, डिज़ोल्व किया है। जब NaCl आप इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो Na+Cl- में क्या है कि ये आयंस ब्रेक तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ Na+ घूम रहे होंगे, Cl- घूम रहे होंगे, और इसको हम लोगों ने क्या करा कि वाटर का सोल्यूशन बना के यहाँ पे मिलाया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए कि ये सब मिटा लेते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, एक मेटल के रॉड को इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, ये हम लोगों का एनोड हो गया और ये हो गया कैथोड। सिंपल सी बात है। अब जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अब क्या होगा कि इस वायर में या ये कंडक्टर जो दिख रहा है या जो मेटल दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, है ना, यानी इन सब में इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। लेकिन इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करेगी वो किसकी वजह से फ्लो करेगी, इसमें जो मौजूद हैं आयंस Na+Cl-। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस का सीधा सा मतलब होता है, जिसको हम लोग G से दिखाते हैं, और इसका मतलब होता है 1/R। ठीक है, ऐसे समझिए कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इसमें पॉजिटिव आयंस भी हैं, नेगेटिव आयंस भी हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भी हैं। जब ये एक डायरेक्शन में मोशन करेंगे, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में मोशन करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। लेकिन जब ये मोशन करते समय या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते समय ये आपस में टकरा भी तो सकते हैं, आपस में इनकी भिड़ंत भी तो हो सकती है, बताइए। ठीक है, तो जो ये आपस में भिड़ंत तो हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बाधा बन रही है ना, क्योंकि ये इनको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये आपस में ही क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं इस तरीके से। तो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में यहाँ पे क्या हो रहा है, बाधा बन रही है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी बाधा को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो बताइए रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में जो बाधा है वही क्या कहलाती है भैया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का हम लोग सीधा उल्टा कर लें, 1/R कर लें, तो वही क्या है, कंडक्टेंस है, जिसको जी से दिखा रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी। तो आप मुझे बताइए कि इस कंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ये ओम होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पर ओम बोलेंगे, है ना, या इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, Ω-1। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है भैया, सीधा सीधा 1/R करके होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए कंडक्टिविटी है और रजिस्टिविटी है। उसके पहले समझते हैं जो रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे जो दिख रहा है ए है,
और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी वो कितनी एल है। तो इस कंडक्टर में जो कुछ भी रेजिस्टेंस होगा आप जानते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया के होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम लोग हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, रो लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। बताइए, तो ये जो रो दिख रहा है ना, ये रो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, इसको इसमें कैसे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या सॉल्यूशन में कैसे लगाएंगे। मान लीजिए ये कंटेनर रहा, ठीक, इसकी ये जो पूरा हम लोगों का सरफेस दिख रहा है, इसी को हम लोगों ने एनोड कैथोड बना लिया, ठीक है। यानी कि ये आपका एनोड हो गया और ये आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। बताइए, ठीक है। और यही हम लोगों का पूरा पूरा क्या है, मेटल की रॉड है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, एल हो गई, ठीक है। और इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना हो गया, सरफेस एरिया ए हो गया। तो वापस से यहाँ पे जो कुछ भी सॉल्यूशन भरा है, ठीक है, सॉल्यूशन भरा है, तो इस सॉल्यूशन में कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही। जैसा मैंने पहले बताया कि रेजिस्टेंस माने क्या, आयंस को जो सीधे डायरेक्शन जाना चाहिए था वो आयंस अपने में ही क्या करे, भिड़ंत मारने लगे, कोलाइड करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मौजूद है वो भी रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन एरिया के क्या है, बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक इसको हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा कौन सा, रो लेंथ अपॉन एरिया। तो बताइए, ये जो रो दिख रहा है ना, रो यही क्या है, हम लोगों की रजिस्टिविटी है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रजिस्टेंस जो होता है रो लेंथ अपॉन एरिया, और ये जो रो दिख रहा है यही क्या है, हम लोगों का रजिस्टिविटी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखी गई है बात, कंडक्टिविटी को समझते हैं। देखिए, कंडक्टिविटी को हम लोग एक ऐसा टर्म होता है कप्पा से दिखाते हैं, और ये सीधे सीधे क्या होता है, 1/रो के बराबर होता है ना। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? बोलिए, बताइए, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या है हम लोगों का, आप देखें कि ये कप्पा हो गया, ठीक है, इसको कप्पा कहते हैं, और ये इक्वल टू क्या हो गया, 1/रो, यानी 1 रजिस्टिविटी के क्या है कि बराबर है। तो तीनों बातों को समझ जाइए कि ये तीनों बातें क्या है। कंडक्टेंस जो आपका जी से दिखाया जा रहा है ये क्या है, 1/r, ठीक है। रजिस्टिविटी जो आपका रो से दिखाई जा रही है, और इसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RA/L आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये हम लोगों का कंडक्टिविटी क्या हो गया, कंडक्टिविटी कप्पा, यानी कि 1/रो, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, इसी में क्या करें हम लोग कि इस वाली वैल्यू को रख लें, है ना, ये रो की यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे की जो वैल्यू दिख रही है, इसी को रख लें। तो ये हो गया कप्पा इक्वल टू 1 ये पूरा का पूरा क्या है कि RA/L हो गया, ठीक है। इसको और सॉल्व करें तो ये हम लोगों का कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r, इसको रहने दिया जाए, है कि नहीं, और L को ऊपर लेके जाइए, तो L/L क्या हो गया, L/, क्यों लिखा रहा है भाई, ये L/, क्या हो गया, A हो गया। बताइए, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया है? हम लोगों ने क्या करा, सिर्फ इसको क्या करा है कि सॉल्व किया है, ठीक है। तो बस हो गया काम, एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया जो कि काम का है, जिस पे से हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो फाइनली हम लोगों को फॉर्मूला क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कप्पा, ठीक है, और ये दिख रहा है 1/r, और ये दिख रहा है L/A। बताइए, तो अब मुझे एक चीज़ बताएं कि ये जो कप्पा है क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। अभी मैंने बताया ये 1/r है, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, कंडक्टेंस, ठीक है। ये जो L/A दिख रहा है ना, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए आप देखेंगे कि लेंथ और A ये क्या है, डिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यानी ये पूरी ही वैल्यू क्या हो गई सेल के लिए, कांस्टेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला क्या करेंगे कि आप याद रखेंगे, हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो आप देखेंगे 3 वेरिएबल दिख रहा है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट। तो केमिस्ट्री में जैसा कि मैं हमेशा से बताते आया हूँ, अब 3 वेरिएबल दिख रहा है तो 2 दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा, है ना, यही बात करेगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है।
अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। सिंपल सी बात है, जैसे आपका कोई एक तार है, ठीक है, तो तार में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। उसी तरीके से किसी कंटेनर में सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अब हम लोग एक तार जो कह रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कह रहा है, और जो यहाँ सॉल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कह रहा है। तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उसका यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंपैरिजन देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात कह रहा है भैया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में, यानी कि मेटल में नेचर है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, है ना, कि जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टी कैसी, उसका नेचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि आप सुने होंगे कि गोल्ड में, ठीक है, सिल्वर में या कॉपर में, ठीक है, और आप जिंक में देख सकते हैं, एल्युमिनियम में देख सकते हैं, सब में देखते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है वो सब में अलग अलग होती है, ठीक है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, बताइए, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होता है या किसी भी तार में, वायर में, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो उस मेटल के नेचर और स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप जान ही रहे हैं जैसे कि किसी भी तार में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही है वो इलेक्ट्रॉन की ही वजह से फ्लो कर रही है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने क्या है कि उस के एटम में, आखिरी शेल में या ऑर्बिट में कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे भैया तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाने की उसकी टेंडेंसी होगी, कैपेसिटी होगी, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या है कि कंडक्टेंस क्या है कि कम होते जाता है। जैसे समझिए ये तार है, ठीक है, इस तार में आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि कम होती जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या है आपका बढ़ते जाएगा, है ना। बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद उसी तरह से सॉल्यूशन की बात कर रहा है। सॉल्यूशन में देखिए जैसे कह रहा है पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड किया जा रहा है उसका नेचर कैसा है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है या आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे NaCl आप डिजोल्व करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया ना, Na+ और Cl- कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन उसी तरीके से आप एसिटिक एसिड डिजोल्व कर लें, ठीक है, तो इसका जो ब्रेकिंग होगा एसिटेट आयन और H+ में, ठीक है, ये क्या है कि वीक डिसोसिएशन हुआ, यानी कि ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, ये कंप्लीट आयन यहाँ पे फ्री नहीं कर लेगा, है ना। तो वही बात कही जा रही है कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है कि कैसा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट्स, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। अच्छा एक चीज़, जैसे मान लीजिए ये आपने पानी है, ठीक है, इस पानी में आपका एक ही आयंस हो जो कि इतना बड़ा है, बताइए, ठीक है। और उसी तरीके से आपका ये रहा पानी, वाटर, इसमें छोटे छोटे आयंस है, खूब ढेर सारे छोटे छोटे आयंस है। तो बताइए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आयंस होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी, करंट भी क्या है, ज़्यादा फ्लो करेगी, है ना। तो क्या सिंपल सी बात कहा जा रहा है कि साइज ऑफ द आयंस, है ना, यानी कि आयंस की साइज़ यदि बड़ी होगी तो वो ज़्यादा संख्या में नहीं हो पाएगी, है ना। तो छोटे छोटे आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा फ्लो करा पाते हैं। दियर सॉल्वेशन सॉल्यूशन माने क्या है कि आयंस यहाँ पे वाटर में कितना डिजॉल्व हो रहा है ना। ज़रूरी नहीं है कि जितने आयंस यहाँ पे आपको दिखेंगे या आपने NaCl मिला दिया तो सारे के सारे डिजॉल्व हो गए, ठीक है। जितने आयंस यहाँ पे डिजॉल्व होंगे, आयंस फ्री होंगे, एटम्स क्या है डिजॉल्व होगा, आयंस फ्री होंगे, तभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो करेगी, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि आप जिस सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हो भैया कोई भी सॉल्ट या कंपाउंड, उसमें डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बड़ा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी माने क्या है कि कौन चीज़ें कितनी फ़्लो कर पाती हैं, कितनी फ़्लो नहीं कर पाती हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे आपका ये सॉल्यूशन है, इसमें जब तक आयंस भागेंगे ही नहीं, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ में आपने आयंस मिला दिया यहाँ पे, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। विस्कोसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ से आयंस जो होगा वो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। जब आयंस ही मोशन नहीं करेंगे भैया तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जितनी ज़्यादा आपके आयंस होंगे या इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वहाँ पे आपके क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा फ्लो करेगी, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ जो पॉइंट दिख रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो कंडक्टेंस क्या है कि बढ़ते जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं था इस वाले पॉइंट में, यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना क्या है कि बढ़ेगा, ठीक है। तो देख लेना ये सब रिवाइंड करके एक और बार, इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं इसमें।
देखिए इसमें एक और पॉइंट दे रहा है, मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। किसी भी आयनिक सॉल्यूशन में कितनी कंडक्टिविटी है उसको मेज़र करना। देखिए यहाँ पे जैसे सेल बना के दिखाया जा रहा है कि ये सेल है, ठीक है, कंडक्टिविटी सेल। यहाँ पे ये क्या करा, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से 2 कैथोड एनोड जोड़ दिया है, ठीक है, कैथोड एनोड जोड़ दिया और इससे तार निकाल दिया। तो हमें अब मेज़र क्या करना है कि इसमें जो आयंस की कंडक्टिविटी है इस सॉल्यूशन के अंदर वो कितनी फास्ट है, धीरे है, कैसी है, कितनी नहीं है, इसी को मेज़र करना है, ठीक है। उसी तरह से देखिए एक और तरीके का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सेल या कंडक्टिविटी सेल बनाया गया है। यहाँ पे एक डब्बा इस तरीके से बनाया गया या कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में 2 प्लेटिनम की रॉड लगाई गई है, ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन भर दिया गया और यहाँ से तार को क्या किया गया, निकाल लिया गया, ठीक है। अब देखिए इसके भीतर जो आयंस का मूवमेंट है या कंडक्टिविटी है, इसके भीतर जो आयंस का मूवमेंट है, कंडक्टिविटी है, उसी को क्या करना है कि हम लोगों को मेज़र करना है। और मेज़र देखिए कैसे करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज से, गेहूँ पत्थर का पुल, ठीक है, ये क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज। फिजिक्स में आपने थोड़ा बहुत तो इसके बारे में ज़रूर ही सुना होगा, ठीक है। व्हीट माने गेहूँ, स्टोन माने क्या है, पत्थर, तो गेहूँ पत्थर का पुल। अरे ऐसा होता नहीं है, मैं ऐसे हंसी मजाक के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए गेहूँ पत्थर का पुल या व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि मैं ऐसे समझा दूँ कि जैसे 4 रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, और इसके बीच में क्या किया गया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया और इसके बीच में क्या किया गया, बैटरी को लगा दिया। देख लीजिए सेटअप कैसा है, 4 रेजिस्टेंस, ये R1 हो जाए, ये R2 हो जाए, ये सॉरी ये वाला क्या है कि हम लोगों का R3 हो जाए और ये क्या हो जाए, R4 हो जाए, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि किन्हीं भी 4, जैसे ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के पॉइंट में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि यदि इस तार में छोटी सी भी करंट यदि फ्लो करेगी इस तार में, ठीक है, इस तार में यदि छोटी सी भी करंट फ्लो करेगी तो क्या है कि ये बताएगा, गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ घड़ी होती है ना, घड़ी में कुछ बताएगा कि यहाँ पे कुछ करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो जो बचे 2 अपोजिट टर्मिनल, इसके बीच में क्या करना है कि आपको यहाँ से आप देख सकते हैं बैटरी को लगाना है, ठीक है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी, आसान है। तो उसके बाद अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही आपने बैटरी को लगा दिया, अब ये जो 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ना आपके, R1 और R2, इनमें एक रिलेशन पाया जाता है। रिलेशन क्या होता है कि R1 का R2 से रेशियो बराबर ये वाला इससे रेशियो यानी R3 का R4 से रेशियो, ये क्या होगा, बराबर होगा। यही क्या होता है कि गेहूं पत्थर के पुल की खासियत होती है, व्हीट स्टोन ब्रिज की क्या है कि खासियत है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं यहाँ पे कैसे समझाया जा रहा है। ये R1 रहा, ये R2 रहा, ये R3 और ये R4 है ना, और ये डिटेक्टर है। तो जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, है ना, कंडीशन है भैया कि इसमें करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए, व्हेन दिस वायर हैज़ नो करंट, यानी कि यहाँ पे व्हेन दिस गैल्वेनोमीटर हैज़ नो डिफ्लेक्शन, ज़ीरो डिफ्लेक्शन, इसमें करंट नहीं है, यानी कि I बराबर कितना, 0, इस तार में करंट फ्लो नहीं कर रही है, तब R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो ये R2 दिख रहा है ना, ये हम लोगों ने क्या करा है, कंडक्टिविटी सेल को ही लाके जोड़ दिया है। जैसे समझिए कंडक्टिविटी सेल हम लोग का क्या था, ऐसे ही था, 2 तार हैं, इसमें सॉल्यूशन भरा गया है, ठीक है, ये हम लोगों की प्लेटिनम की रॉड लगी गई है और ये तार रहा, ये तार रहा, ठीक है। तो ये वाला तार यहाँ पे और ये वाला तार यहाँ पे, है ना, यानी कि जो आपका कंडक्टिविटी सेल है या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसी को हम लोगों ने क्या करा कि इस व्हीट स्टोन ब्रिज में जोड़ लिया। तो मुझे बताइए कि व्हीट स्टोन ब्रिज में आप जोड़ लेंगे और ये 1 2 3, इन तीनों रेजिस्टेंस को आप जानते हैं, मान लीजिए ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 30 ओम है, ठीक है, और आपके पास ये फॉर्मूला है ही, R1 R2 R3 अपॉन R4, ठीक है। तो मुझे बताइए कि R2 यदि आपको निकालना है, ठीक है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 30 ओम है, तो R2 तो आराम से आप निकाल लेंगे ना। यानी कि आपको क्या पता चल जाएगा कि कंडक्टिविटी सेल में कितना रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस। तो बात को इधर समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि इस पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, है ना, इस सॉल्यूशन में हम जान जाएंगे कितना रेजिस्टेंस है, कितना,
या इसमें हम जान जाएं कि कितना रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जैसे ही जान जाओगे तो अभी तो कुछ समय पहले मैंने बताया कि कंडक्टेंस इक्वल टू क्या है, 1/R2 है। तो इसमें जितना भी रेजिस्टेंस आप पता कर लेंगे उसका रिवर्स कर लेंगे, 1 कर लेंगे, तो आपको क्या है कि इस सेल के अंदर कंडक्टेंस क्या है पता चल जाएगा। बताइए क्या ये बातें समझ में आ गई हैं? मेरे ख्याल से आसान नहीं होंगी, देख लेना रिपीट करके थोड़ा सा। चलिए एक और पॉइंट आ गया यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आसान है। मोलर कंडक्टिविटी, जो कुछ भी आपकी कंडक्टिविटी है, ठीक है, जब इसको आप किसी पर कॉन्सेंट्रेशन की बात करने लगेंगे तब इसको लैम्डा एम से दिखाएंगे और इसी को क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि जो कंडक्टिविटी है, जो कप्पा है आपकी, ठीक है, कप्पा पर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि किसी सॉल्यूशन में, है ना, किसी खास सॉल्यूशन में कितनी मौजूद है, यानी कि कंडक्टिविटी किसी पर सॉल्यूशन में या पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वही क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी माने क्या है भैया, सी माने सीधा सा फंडा है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर माने क्या, मोलेरिटी, फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो गया आपका, मोलर कंडक्टिविटी हो गया, जो कि कप्पा अपॉन सी के बराबर होता है। ठीक है, देखिए कभी कभी अब देखिए होगा क्या कि क्वेश्चन जब लगाते टाइम ये सी की यूनिट क्या है अलग दे देगा और कप्पा की यूनिट अलग दे देगा। ठीक है, तो इसको लैम्डा एम को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कप्पा डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहीं से लगाया जाएगा। यदि एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाए कि व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी पर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी पर कॉन्सेंट्रेशन यानी पर मोल पर लीटर कितना है, वही क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आसान है, बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। अभी मैंने बताया कि जितने ज़्यादा आयंस होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा आयंस होंगे सॉल्यूशन में, बोलिए, जितने ज़्यादा आयंस होंगे सॉल्यूशन में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, आप एक साइड कप्पा को लगा लें, ठीक है, और दूसरे हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है भाई, एक साइड आप क्या करें, कप्पा को लगा लें, ठीक है, और एक साइड कॉन्सेंट्रेशन लगा लें। तो जैसे जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा कंडक्टिविटी भी क्या है, बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, बोलिए। ठीक है, कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या है कि बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा आयंस, ठीक है, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी। दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। आप मुझे खुद से बता दीजिए कि ये रही मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, ठीक है, और ये रहा आपका सी कॉन्सेंट्रेशन। इन दोनों में आप देखें कि रिलेशन क्या दिख रहा है, इन्वर्सली रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, तो वही दिखाया जा रहा है कि ये लैम्डा एम और इधर कॉन्सेंट्रेशन में आप ग्राफ देखें कैसा है। एसिटिक एसिड के लिए देखिए कि क्या है कि ये इस तरीके से कम हो रहा है, KCl के लिए ये इस तरीके से कम हो रहा है। कुल मुद्दा क्या है भैया कि मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली, तो ये कम ही होते हुए आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आप देख लेंगे, थोड़ा सा काम का है। चलिए उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग क्या दिखाते हैं, लैम्डा एम नॉट से दिखाते हैं, यानी मोलर कंडक्टिविटी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन लिमिटिंग बोल रहा है तो इसके ऊपर क्या करना, हम लोगों को नॉट लगा देना। देखिए बस ये क्या चीज़ होता है कि जो भी आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया गया, इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दिया गया, है ना, कॉन्सेंट्रेशन को इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दिया गया, तो यानी आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग अप्रोचिंग क्या है, ज़ीरो है। यानी कि मैं क्या करूँ, इस तरीके से जैसे आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में इनफाइनाइट डिल्यूशन करने का मतलब क्या है कि खूब ढेर सारा पानी मिला दो, खूब ढेर सारा पानी मिला दीजिए, है ना। पहले समझ जाइए कि ये 1 लीटर था, सॉल्यूशन था, ठीक है, और इसमें 1000 आयंस थे, बात को समझिएगा। ठीक है, 1000 आयंस थे। अभी आपने आयंस को इतना ही रहने दिया, लेकिन आप मान लीजिए कि ये 2 टन लीटर बना दिए, ठीक है, 2 टन लीटर सॉल्यूशन बना दिए, तो 1000 आयंस क्या करेंगे भैया, 1000 आयंस इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, खो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। उनको ट्रेवल करने के लिए, मोशन करने के लिए क्या है, बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज क्या है, अप्रोचिंग ज़ीरो।
है ना। ऐसा नहीं कि वो आयंस है ही नहीं, ख़त्म हो गए, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया है ना, और कितना मिला दिया, इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दिया है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, करने के बाद जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो लगभग क्या है कि ज़ीरो के आसपास पहुंच जाएगी। तो उस समय की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसी को क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। सिंपल सी बात है, जो भी आपकी कंडक्टिविटी सॉरी मोलर कंडक्टिविटी होती है, यदि कॉन्सेंट्रेशन को अप्रोचिंग ज़ीरो कर दिया जाए तो मोलर कंडक्टिविटी ही क्या कहलाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, आसान है मेरे ख्याल से, आसान है भाई। तो इसको एक नंबर में डेफिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट लगे रखेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, कभी कभी तो पूछा ही जाता है। तो उसके बाद देखिए अगला नियम क्या आ रहा है, कोलराउशच लॉ, जैसा भी आप इसको पढ़ते हो, कोलराउशच जो भी पढ़ लें। देखिए ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए NaCl है, ये वाटर में जाने के बाद Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, Na+ की, उसी तरीके से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, क्लोरीन माइनस की, यदि हम इनको ऐड कर लें तो ये उस इलेक्ट्रोलाइट का है ना, या उस कंपाउंड का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो बता देता है। फिर से समझिए, NaCl वाटर में जाएगा तो Na+ Cl- में ब्रेक होगा, ठीक है। तो Na+ का कोई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, Cl- का कोई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, इन दोनों को हम लोग जोड़ लें तो NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। इसी को क्या बोला जाता है, ये कौन बताता है, ये बताता है कोलराउश लॉ, ठीक है। आसान है मेरे ख्याल से, आसानी है। स्टेटमेंट देख लेना किताब में लिखा है जो, वो यही बात समझा रहा है। अरे भाई अभी तो हम लोग 50% सिलेबस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इंपॉर्टेंट तो वो होता है। चलिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से दिखाते हैं, फॉर्मूला है लेमडा m अपॉन क्या हो गया, लेमडा m0। तो बताइए ये लेमडा m क्या दिख रहा है, मोलर कंडक्टिविटी, और ये क्या दिख रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि अल्फा इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, डिवाइडेड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ही जो रेशियो होता है वही क्या कहता है हम लोग का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से दिखाते हैं। फॉर्मूला है, याद रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लगाने के काम आएगा। एक और अब हम लोगों का एक और पॉइंट है, ये कौन सा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर इसको हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग Ka से दिखा लें या Kc से दिखा लें, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने देखा अल्फा इक्वल टू क्या है, लेमडा m अपॉन लेमडा m0, ठीक है। तो ये जो Ka होता है ना, ये होता है हम लोगों का C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन की बात करी जा रही है, यानी मोलेरिटी की बात करी जा रही है, जिस भी सॉल्यूशन की बात करी जा रही है उसका कितना मोल पर लीटर है, ठीक है। तो ये हो गया C, अल्फा की जगह पे हम लोग इसी को रख लें, तो ये हो गया लेमडा m अपॉन लेमडा m0 का क्या है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये हो गया हम लोगों को कितना, लेमडा m अपॉन लेमडा m0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे, हम लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम में क्या है कि छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये रहा डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि Ka है, ठीक है। तो आगे तो अब कुछ है नहीं। तो कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी बात रखें कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए क्या करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और कीप वॉचिंग। और देखिए भाई, किसी भी चैप्टर की यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है वो कैसी रहेगी, अधूरी ही रहेगी, ठीक है।